वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर होता क्या है? तो सबसे पहली बात कि हम लोग कल ये समझ लिए थे कि सेंटेंस में की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, पहला अगर हम लोग किसी भी डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ें तो हमें पता चल जाता है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा हमने पढ़ा एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। और चौथा हमने पढ़ा कि कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए। तो जब भी हम लोग किसी चीज को प्रॉपरली अरेंज करेंगे, अच्छा हम लोग देखते हैं जैसे मान लो जमीन होता है, जमीन के ऊपर दीवार होती है, दीवार के ऊपर छत होता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि नीचे छत है ऊपर दीवार है? ऐसा तो नहीं होता है, उसे हम लोग कंप्लीट हाउस तो मानेंगे नहीं। इन द सेम वे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, दूसरे शब्द होते हैं। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, बाद में क्या रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनको पढ़ने से हमें कोई सेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे, सेंटेंस मानेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और तब हम लोग वर्ड ऑर्डर की तरफ चलेंगे। ठीक है, वर्ड ऑर्डर से पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, तो हम लोग इसको कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे तो सबसे बेसिक रूप में बताया जाता है एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और एक प्रेडिकेट होता है। बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों हैं क्या? देखिए, मैंने कल बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? एक्शन हो रहा होगा। तो यदि किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा होगा तो एक्शन को करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो उसके अलावा वर्ब और अदर वर्ड्स, यानी ये जो एक्शन को करेगा वो और वर्ब प्लस अदर वर्ड्स मिला के क्या बन जाते हैं? प्रेडिकेट। ठीक, दूसरा यदि सेंटेंस नॉन एक्शन होगा, जिसमें किसी एक्शन की बात नहीं हो रही होगी, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट। और उसमें भी वर्ब के अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा मैं अभी तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं अभी तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। एक्शन मैं कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट। और उसके अलावा बाकी जितने शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। ठीक, उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूं। तो किसकी बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और एक शिक्षक हूं क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक, ये हो गए सेंटेंस के पार्ट। तो सब्जेक्ट तो हमने समझ लिया कि एक सब्जेक्ट होगा, या तो एक्शन करेगा या उसके बारे में बात होगी। इस प्रेडिकेट को ही मेनली हम लोग सजाने के लिए वर्ड ऑर्डर सीखते हैं। ठीक, अच्छा, सेंटेंस में जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके भी और प्रकार की परिभाषाएं हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स केवल सब सेंटेंस ही नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज भी होता है। क्या होता है? क्लॉज। ठीक, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस किन किन चीजों से मिलके बनता है। ठीक, एक तो हमने समझ लिया दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसके बाद समझेंगे कि एक सेंटेंस में वर्ड्स या वर्ड्स के अलावा भी कोई चीज होती है क्या। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो हो गया वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा होता है फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज। और तीसरा होता है क्लॉज। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डेफिनेशंस में नहीं कही जाती है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंटेंस शुरू होते हैं तो सेंटेंस एंड भी होते हैं। समझ में आ रही है बात? सेंटेंस अगर शुरू होगा तो सेंटेंस क्या होगा? एंड भी होगा। ठीक, अब सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है तो शब्द आते आते लास्ट में हमें क्या मिलता है? फुल स्टॉप। ठीक,
अगर ये इंटरोगेटिव होगा तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। और अगर ये एक्सक्लेमेटरी होगा तो हमें क्या मिलेगा? ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ये इन तीनों को हम लोग एंड ऑफ द सेंटेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। ठीक, फुल स्टॉप तब यूज होता है जब सेंटेंस असर्टिव होता है। क्या होता है? असर्टिव, जिसमें हम सिर्फ कुछ कहते हैं, कुछ पूछते नहीं है। क्वेश्चन मार्क से कब सेंटेंस एंड होता है? जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे आगे चल के। वर्ड ऑर्डर के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और किन किन आधार पर उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा तो इन तीनों में से किसी ना किसी से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर हम इन दोनों की बात अभी छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव की बात करें, तो हमेशा याद रखिएगा जिनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगा है वो वाक्य नहीं है। सेंटेंस कहीं से भी शुरू होगा, कितना भी बड़ा होगा, हमें लास्ट में क्या ढूंढना होगा? फुल स्टॉप। तो जहां से शुरू हुआ और वहां से जहां खत्म हुआ वहां फुल स्टॉप मिला, इसके बीच में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो इन तीन कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं। यानी एक सेंटेंस में वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस कब होगा? यानी इन तीनों में से किसी का अंत फुल स्टॉप से नहीं होगा। एक सेंटेंस का ही अंत किससे हो सकता है? फुल स्टॉप से हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अब चलिए हम लोग इन तीनों को पहले समझ लें और तब हम लोग चलेंगे वहां पे। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ, या कहीं इन भी लिखते हैं, a full stop if they are assertive। समझ में आई बात? सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ या एंड इन अ फुल स्टॉप इफ दे आर असर्टिव। यानी कोई सेंटेंस असर्टिव है तो वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। यानी अगर फुल स्टॉप नहीं मिला तो समझ लीजिए अभी आपका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। ठीक, अब क्या होता है? देखो हम लोग डेफिनेशंस में कहां कहां गलतियां करते हैं। हमारे पास अक्सर ऑप्शंस होते हैं कि सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, एक छोटा सा सेंस भी मिल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसके बावजूद भी हम उसको सेंटेंस नहीं मानते। अगर आपसे किसी ने एक वाक्य में पूछ रहा हूं, बस उसको ध्यान से समझिए। इफ यू कम विथ मी, इफ यू कम विथ मी। ठीक, अब जरा गौर करो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटेंस 100% मीनिंग अभी आपको नहीं दे पा रहा है। इफ यू कम विथ मी, यदि तुम मेरे साथ आते हो या यदि तुम मेरे साथ आओगे, इसका दो मीनिंग निकलेगा। अब अच्छा, क्या ये बात सुन के तुम्हें पूरी बात पता चल गई? नहीं पता चली। तो तुम्हें अगर मान लीजिए मैंने कहा I'll show you my garden। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और यहां पे देखिए मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। इफ यू कम विथ मी आई विल शो यू माई गार्डन, यानी तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगा। अब पूरी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें एक चीज समझना है कि देखो एक वर्ब यहाँ पे भी है और एक वर्ब यहाँ पे भी है, तो दो वर्ब हो गए, लेकिन फुल स्टॉप एक ही जगह है। यानी कि सेंटेंस कंप्लीट जितना तुम देख रहे हो, सेंटेंस सिर्फ तुम्हारा एक ही है, लेकिन इस सेंटेंस के भीतर एक और सेंटेंस है जिसे हम लोग सेंटेंस नहीं कह के क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। अब इसको तुम एग्जांपल से अगर समझना चाहो तो देखो, घर दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल घर। सिंगल मतलब
कि एक बंगला, एक कोठी, जैसे मान के चलिए एक 2 कट्ठे की जमीन है, उसमें खूब बढ़िया सा एक घर बना हुआ है, ठीक। एक होते हैं अपार्टमेंट्स, ठीक। अब एक बिल्डिंग, जैसे एक सिंगल जो कोठी है वो भी एक सिंगल घर दिख रहा है, वो 1 तल्ला हो 2 तल्ला हो उसका मतलब नहीं, लेकिन एक जगह एक बिल्डिंग है 5-6 तल्ले की बिल्डिंग, ठीक। तो बाहर से तो वो हमें कैसी दिख रही है, एक सिंगल बिल्डिंग दिख रही है कि नहीं, लेकिन जैसे ही हम उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है हर फ्लोर पे 1 या 2 या 4 फ्लैट्स बने हुए। क्या बने हुए? फ्लैट्स। तो जब एक कोठी या एक घर की बात करेंगे तो उसका मालिक सिर्फ एक होगा, ठीक, वो एक ही घर में काउंट होगा। लेकिन जब आप अपार्टमेंट्स में जाएंगे, 5-6 तल्ले 10 तल्ले के बिल्डिंग में जाते हैं तो उसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं, हर फ्लैट के लगभग मालिक अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो बाहर से वो कैसे दिख रही है, एक बिल्डिंग, लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं तो हमें वो अंदर से कई घरों में बटा हुआ दिख रहा है। समझ में आई बात? तो जैसे अगर मान के चलिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक वही अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है, ठीक। लेकिन जब हम लोग अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अरे एक वाक्य ये भी है, एक वाक्य ये भी है, लेकिन अब हमने इसको क्या नाम दे दिया, उसको हम घर कहते थे, इसको हम लोग फ्लैट कहते थे, ठीक। जैसे कोठी की बात थी तो कोठी को हम लोग घर बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट की बात हो रही है तो अपार्टमेंट में घर को बदल के हमने क्या कह दिया, फ्लैट कह दिया। बड़े बड़े शहरों में बहुत कम लोगों के पास अपने घर होते हैं, लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, ठीक। समझ में आई बात? तो फ्लैट्स खरीदने का मतलब क्या हो गया कि भाई है तो बहुत बड़ा घर, मैं इसको और बड़ा लिख सकता हूँ और इसमें 2-3 चीजें जोड़ सकता हूँ, लास्ट में ले जाकर फुल स्टॉप लगाऊंगा। समझ में आई बात? तो सेंटेंस का जो डेफिनेशन था उसमें एक छोटी सी चीज यही रह गई कि भाई हम सेंटेंस में तो भीतर में भी कई सारे सेंटेंस देखते हैं, तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस के भीतर हो उसे हम लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लॉज के नाम से। तो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन सबको हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई? हाँ। तो सर पैरेलल है उसके मतलब ये पैरेलल नहीं है बाबू, आई विल का शॉर्टकट है, आई, ठीक। जैसे हम लोग आई विल या आई शैल लिखते हैं ना, तो हम लोग विल या शैल ना लिख के ऊपर एक कॉमा देके और डबल एल लिख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइल। इसको अब जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आई के साथ वी के साथ तो शैल लगता है, फिर विल कैसे लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जहां पे हम लोग इसके साथ विल नहीं लगाएंगे, वो है इंटरोगेटिव। जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो शैल आई या शैल वी बोलना पड़ता है, विल आई या विल वी नहीं बोल सकते हैं। बाकी हम लोग अलग अलग सिचुएशन में थोड़े मीनिंग्स के डिफरेंसेस के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ, तो ये बात तो समझ में आ गई। चलिए अब फ्रेज की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि कई बार जरा सोचिए कि एक घर है, ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कि जैसे आप इसको कैसे कह लीजिए, लॉज समझ लीजिए, ठीक है। एक तो घर हो जाता है, तो घर को हम लोग सेंटेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सेंटेंस। अपार्टमेंट्स को क्लॉजेस मान लेंगे और उसकी पूरी बिल्डिंग को सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। अब आ जाइए लॉज। लॉज देखते हैं कई बार जैसे बड़े बड़े शहरों में या बहुत जगह पे लोग रहते हैं कमरा लेके, ठीक है। तो 10-20 कमरे होते हैं, लेकिन जो बाथरूम होता है, जो टॉयलेट होता है, वो 1-2 ही होता है, ठीक है। उसको कॉमन रूप से यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको केवल एक रूम दे दिया जाए, किचन ना दिया जाए, टॉयलेट बाथरूम ना दिया जाए, तो आप उसको कंप्लीट फ्लैट या घर बना मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। आपको रहने की व्यवस्था मिली है, लेकिन आपको दूसरे के साथ शेयर करना पड़ रहा है। समझ में आई बात? यानी किचन शेयर करना पड़ रहा है, टॉयलेट बाथरूम शेयर करना पड़ रहा है, बाकी चीजें शेयर करनी पड़ रही है। हो सकता है आपका पर्सनल नल ना हो, एक चापाकल या एक नल लगाया गया हो जो कॉमन इस्तेमाल के लिए। समझ में आई बात? तो उसको हम लोग फ्रेज की कैटेगरी में रखेंगे। अब कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इन द किचन, इन द किचन, इसका मतलब क्या होगा? किचन में, बिल्कुल सही। अब एक बात बताइए, केवल मैंने इन द किचन कहा तो आपको पूरी बात समझ में आ गई क्या?
हैं? ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। क्या इतना कहने से आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं ना? अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं? 1 2 3 तीन वर्ड्स हैं इसमें। इसमें भी 1 2 3 तीन वर्ड्स हैं। और सेंटेंस के डेफिनेशन के हिसाब से अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, दैट मेक्स अ सेंस। देखो सेंस ये भी दे रहा है कि किचन में या दिन के दौरान। लेकिन क्या ये ऐसा कोई सेंस दे रहा है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए? इसीलिए डेफिनेशन में टुकड़े टुकड़े जोड़कर डेफिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, पहला टुकड़ा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा टुकड़ा, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस या दैट मेक्स अ सेंस। कैसे? लेकिन उसमें मैंने एक अगला टुकड़ा जोड़ा, दैट हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। और फिर एक चौथा टुकड़ा जोड़ा कि सारे शब्दों का एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो। एक पांचवा टुकड़ा जोड़ा, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरोगेशन मार्क से क्या किया जाता है? फिनिश किया जाता है। ठीक, अब एक चीज दिमाग में गई, मैं इसी सेंटेंस को इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज करता हूं। शी स्पेंड्स, स्पेंड का मतलब बिताना या खर्च करना। ठीक, शी स्पेंड्स वो बिताती है। शी स्पेंड्स हर टाइम, शी स्पेंड्स हर टाइम वो अपना समय बिताती है इन द किचन, शी स्पेंड्स हर टाइम इन द किचन। वो अपना समय कहां बिताती है? किचन में। ड्यूरिंग द डे, वो अपना टाइम, हाँ इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, वह अपना समय, दिन के दौरान किचन में अपना समय बिताती है। देखिए मैं जो वर्ड ऑर्डर पढ़ाऊंगा इसके बाद एक चीज और पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। अब ये है हमारा क्या? सब्जेक्ट। ठीक, तो आप इसको यहां से पढ़ने के तुरंत बाद आप कहां पहुंच जाएंगे? यहां पे, कहां पहुंच जाएंगे? और फिर उसके बाद उल्टा भागेंगे। यहां के बाद कहां पहुंचेंगे? यहां पे। यहां के बाद कहां पहुंचेंगे? यहां पे। फिर यहां के बाद यहां पे। और इसके आप हिंदी निकाल लेंगे। देखिए वह दिन के दौरान किचन में अपना समय बिताती है। ठीक, यानी इसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, मैं इसको आगे चल के इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो वह दिन के दौरान किचन में अपना समय बिताती है। अब आप जरा गौर कीजिए, केवल जब हमने ये या ये बोला था तो आपको पूरी बात समझ में आ गई थी क्या? नहीं। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो क्या हो गया? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, gives us a complete sense and ends with a full stop। इतनी सारी चीजें जब आप मिला लेंगे तो आपका एक कंप्लीट डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? गुड, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तो जो हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे थे ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्लॉजेज से भी मिलके बन सकता है, फ्रेजेज से भी मिलके बनता है और वर्ड से तो मिलके बनता ही है। वर्ड्स का एक एग्जांपल ले लो, राम ईट्स अ मैंगो। राम खाता है, इसमें राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड। समझ में आई बात? तो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस कह लीजिए, ग्रुप ऑफ क्लॉजेस कह लीजिए। फाइनली सबका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वर्ड ही है।
हम 100 कहें, 1000 कहें, लाख कहें, लेकिन सबका तो यूनिट एक से ही शुरू होता है। समझ में एक बात, एक एक जीरो जोड़ते जाइए, 1 जीरो इकाई, 2 जीरो दहाई, 3 जीरो सैकड़ा। तो 1 जीरो रहेगा तो उसको एक वर्ड मान लेंगे, लेकिन 2 जीरो रहेगा तो एक फ्रेज मान सकते हैं, 3 जीरो रहेगा तो एक फ्रेज मान सकते हैं। समझ में एक बात, उसी तरीके से पूरा का पूरा आंकड़ा रहेगा तो हमने ये सीख लिया कि सेंटेंस जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, उसका एक बेसिक डेफिनेशन सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्ड ऑर्डर की तरफ। ऐसे और भी सारी चीजें मैं आपको बता सकता था, लेटर्स, वॉवेल्स, ये सब चीजें इतनी बेसिक हो गई कि वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब ग्रामर में उतनी चीजों तक पहुंचना बेवकूफी है, समय टाइम के लिए है केवल। चलिए, वर्ड ऑर्डर में मैं आप लोगों को सबसे पहले कंपेयर करके दिखाऊंगा हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में, और तब मैं उसके अरेंजमेंट को लिखूंगा। ठीक है, देखिए मैं पहले इंग्लिश लिखता हूं, तब नीचे मैं हिंदी की वाक्य लिखूंगा, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। देखो, मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आई teach English to my students at my home every day। ठीक, एक एक चीज पहले समझना। मैं पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं। तो काम को करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ये मेरा एक्शन होगा, वर्ब। ठीक, मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। दिस इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो फर्क है, उसको कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। किसे पढ़ाता हूं? विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ये है प्लेस, कहां पढ़ाता हूं? और ये टाइम, कब पढ़ाता हूं? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता था। इसमें मैं बता सकता था एट 7 AM एवरी डे। एक टाइम हो जाता है, एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, एवरी डे एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं आप लोग। और क्या काउंट कर सकते हैं? टाइम में भी मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी समझते हो? नहीं, वो सब छोड़िए, वो सब बाकी चीजें। फ्रीक्वेंसी समझते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज एक गिवन टाइम इंटरवल में अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है। वेव जानते हो? वेव। अच्छा देखो, एक मान के चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए ये वेव है। ठीक है, इसका डिस्टेंस देखो, ठीक, और एक ये है, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, कम है कि नहीं? यस सर। तो मान के चलो कि 1 सेकंड में ये इतना बार रिपीट करता है, और ये 1 ही सेकंड में इतनी बार रिपीट करता है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसका वेवलेंथ कम है। समझ में एक बात? तो ये फिजिक्स की भाषा में मैंने बताया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ थिंग इन अ गिवन टाइम पीरियड। समझ में एक बात? किसी भी दिए हुए समय में किसी चीज का रिपीट होना क्या कहलाता है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, हाँ। चलिए, अब एक इसी वाक्य को मैं हिंदी में लिखता हूं। चलिए, इसको हिंदी में लिख के देखता हूं मैं प्रतिदिन अपने घर पर छात्रों या अपने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस वाक्य को अच्छे से देखिए। हाँ जी, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी में।
एक छोटी सी चीज हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, ये था हमारा क्या सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है वर्ब, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है, ये है प्लेस और ये क्या है टाइम। ठीक, चलो और यहाँ पे कब करके देखते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, प्रतिदिन क्या है टाइम, अपने घर पर क्या है प्लेस, छात्रों को एक ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, दूसरा ऑब्जेक्ट और ये क्या है। अब एक गौर करो, यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है और यहां वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट है अगल बगल, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस है, प्लेस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस और प्लेस के बाद क्या है टाइम। ठीक, यहां देखो सब्जेक्ट यहां है और वर्ब कहां है, सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या सबसे अंत में, और यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इधर है तो यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इधर है, उल्टा यहां ऑब्जेक्ट के बाद ऐसे टाइम प्लेस। समझ में आई बात। अगर इसको मैं टुकड़ों में तोड़ के अगर समझाने की कोशिश करूं, पहले हिंदी को और तब इंग्लिश को, तो तुम्हें बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कैसे है। ठीक है, जैसे देखो एक इसका पहला टुकड़ा, मैं पढ़ाता हूं, मैं, अब एक चीज देखो, इसमें दो लोग हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट और वर्ब क्या है पति और पत्नी, ठीक, या दो मित्र हैं या दो रूममेट हैं, कुछ भी दो रिलेशन बना लो। मान लीजिए हम रूममेट की समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या कुछ भी, इतना वो दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपको उचित लगे इनके बीच में रिलेशन। तो सब्जेक्ट और वर्ब दो ही हैं तो दोनों क्या हैं एक दूसरे के पास हैं। ठीक, आप इसको पति पत्नी ही समझिए ना जी, क्या दिक्कत है। चलिए अब इसको हम लोग इस पति पत्नी के बीच में अब एक बच्चा आ गया, क्या गया बच्चा आ गया, तो ये क्या हो गया जी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता बिल्कुल। अब जरा गौर करो, पहले दो ही थे तो दोनों अगल बगल थे, एक तीसरा आ गया बच्चा, तो भाई एक तो मान के चलो यहां पे है, एक ने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा पीछे खिसक जाता हूं, बीच में इसको जगह दे देता हूं, क्या करता हूं, अब इनको हो गया दूसरा बच्चा। अभी ये नया नया शादी हुआ था, एको बच्चा नहीं था, अब एको बच्चा पैदा हो गया, एक और बच्चा। चलिए, मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो क्या हो गया, एक दूसरा बच्चा, तो ये और खिसक गया ना। अब इसी में अगला तीसरा चौथा सब जुड़ता चला जा रहा है और इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझ रहा हूं। ठीक, सपोज करो कि तुम रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ने गए, ठीक है, और तुम एकदम काउंटर पर पहुंचने वाले हो, तुम्हारा नंबर आने वाला है, और अचानक से कोई भाई साहब दौड़ते हुए आए कि भाई साहब मेरी बस ट्रेन आके लग गई है, मुझे जल्दी से टिकट ले लेने दीजिए। तो तुम्हें लगा कि चलो भाई मेरी ट्रेन में भी आधा घंटा एक घंटा टाइम है तो मैं ले लेने देता हूँ। तब तक और भी दो चार लोग दौड़ते चले आए और आपने इंसानियत दिखाते हुए क्या कहा, पीछे थोड़े हटते चले गए कि भाई चलो मेरे में अभी टाइम है, मैं ले लूंगा, कहीं पे भी बैठ के टाइम ही काटना है, मैं इनको आगे लगाते जाता हूँ। तो ये इंसानियत क्यों आई, क्योंकि आप एक भारतीय हैं और हमारी हिंदी क्या है, एक भारतीय भाषा है। तो भारतीय भाषा में क्या है, भारत में एक बहुत अच्छा कहावत कहा गया है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होते हैं वो किसके बराबर माने जाते हैं, ईश्वर के बराबर माने जाते हैं। तो आपने भी वैसे ही कहा कि चलिए भाई हम पीछे हट जाते हैं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे बड़ी बात क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मिला के हमारा एक वाक्य बना। अब हमने क्या किया, एक एक ऐड करते रहे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला गया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम समझते हो, सबसे ज्यादा है। ठीक, अब वर्ड का ऑर्डर क्या है, इसके ठीक अपोजिट। अगर वर्ड का ऑर्डर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब लास्ट में है। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देंगे, ट्रेन वाला एग्जांपल, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया है? चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तो इसके बाद मैं वर्ड ऑर्डर पे ही डायरेक्ट आ जाऊंगा। आप इसको ऐसे समझिए, ट्रेन देखो, ट्रेन जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये दिल्ली से पटना जा रही है। कहाँ जा रही है? पटना जा रही है। ये इंजन है और ये उसकी क्या है, बोगियां हैं। ठीक हो गया ट्रेन। अब जब ये ट्रेन दिल्ली से पटना पहुंच गई तो क्या ऐसे पूरा ऐसे घूम जाती है ट्रेन? नहीं, ऐसे नहीं घूमती है। केवल हम लोग क्या करते हैं, इस इंजन को काट के ले आके यहां फिट कर देते हैं। क्या करते हैं, अब ये गाड़ी इस दिशा में चलने लगती है। तो क्या होता है, हम लोगों को एक चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर। जैसे मान लीजिए आपका रिजर्वेशन है, तो आप सोचेंगे मान लीजिए S1, S2, S3 ऐसे करके स्लीपर बोगियां होती हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे S1 था और ये मान लीजिए S12 है थोड़ी देर के लिए, तो ये S1 जब हम जा रहे थे पटना दिल्ली से तो सबसे आगे था। लेकिन जब हम दिल्ली जाएंगे वापस और मान लीजिए मेरा रिजर्वेशन S5 या S2 में है, तो मैं इधर से नहीं काउंट करूंगा, मुझे इधर से काउंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यानी कि जो चीज अभी पटना जाने में सबसे आगे थी वो अब दिल्ली जाने में क्या हो गई, सबसे पीछे। समझ में आई बात? तो वही जो ये देखिए, अच्छा एक और बात, इंजन तो हर हालत में आगे ही होगा। तो पटना जाए चाहे दिल्ली जाए, यानी हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, आगे होता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट था हिंदी में, वो इंग्लिश में भी आगे ही रहा, लेकिन बाकी चीजें क्या हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई। समझ में आई बात? अब जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, इसके बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी है, बहुत सारे शब्द हैं, तो ये हिंदी है मान लो। तो जैसे ही इंग्लिश में होगा तो यही रह जाएगा, क्योंकि ये इंजन है। और अब इसकी गिनती कैसे शुरू होगी, 5 4 3 2 1, ऐसे उल्टा। ठीक, तो हमने ये तो रिलेशन देख लिया हिंदी और इंग्लिश में कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट था, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हिंदी था या इंग्लिश था शुरू में ही। लेकिन इंग्लिश में देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, लेकिन हिंदी में कहा था सबसे लास्ट में। केवल दो रहेंगे तो एक दूसरे के बगल में रहेंगे, लेकिन तीसरा जुड़ता चला जाएगा, चौथा जुड़ता चला जाएगा, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गई बात, ट्रेन वाली बात समझ में आ गई कि हम लोग कैसे इसको एनालाइज करेंगे। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा टुकड़े में तोड़ता हूं। पहला टुकड़ा आई टीच, पहला टुकड़ा क्या हो गया, आई टीच। दूसरा टुकड़ा आई टीच इंग्लिश, आई टीच। तीसरा टुकड़ा आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स हुआ। चौथे टुकड़े में क्या करेंगे, माई स्टूडेंट्स के बाद एट माई होम जोड़ देंगे। फिर पांचवें टुकड़े में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन एक बात तो हमने देखा ना कि हिंदी वाक्य में अतिथि देवो भव वाली प्रवृत्ति थी, जो भी आता था उसको बीच में जगह दे देते थे। अंग्रेज कहते हैं ना भाई ऐसा हमसे नहीं होता, आप लोग पीछे रहिए, हमको ले लेने दीजिए टिकट, फिर आप अपना टिकट लेते रहिएगा। तो देखिए क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा एक दूसरे के साथ ही हैं। क्या इन्होंने अपना जगह छोड़ा, नया जो आएगा भाई मेरे पीछे लगेगा, फिर उसके बाद जो आया भाई मेरे
पीछे लग जाओ, फिर उसके बाद जो है भाई मेरे पीछे लग जाओ। ये तो रहा एक क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अदर। इसी को हम लोग वर्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड ऑर्डर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ समझा कि भाई वर्ड ऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। हमने हिंदी को देखा, हमने इंग्लिश को देखा, एक बड़ा वाक्य लिख के देखा, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखा, और हमें एक बात समझ में आई कि अच्छा अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब हमेशा साथ में रहते हैं और हिंदी में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा दूर होता है। ठीक, अब हम लोग एक्चुअली में वर्ड ऑर्डर कैसा दिखता है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में रिलेशन कैसा है? अपोजिट का। अब अगर अपोजिट की बात करेंगे तो मैं उसको आपको अपने तरफ से मैंने एक रूल बनाया है जिसको मैं कहता हूं रूल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री समझते हो? मान लो ये रेखा जो है वो इस डायरेक्शन में है, अगर इसको मैं 180 डिग्री पे मूव कराऊंगा तो कैसे हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, तो आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो मैं कितना टर्न हुआ? 90 डिग्री। फिर ऐसे टर्न हुआ तो अब कितना टर्न हुआ? नहीं, फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, लेकिन ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री मिला दिया गया तो कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर मैं ऐसे टर्न हो गया, अब मैं कितना टर्न हुआ? फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, तो 90 90 90 270 डिग्री, और फिर मैं अब आपके सामने वापस खड़ा हो गया, तो फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, लेकिन फिर 270 में 90 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। लेकिन मुझे 360 से मतलब नहीं है, 180 डिग्री से मतलब है। यानी कि मिरर इमेज आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं इधर ताक रहा हूं, तो मेरा जो मिरर इमेज है वो किसकी तरफ देख रहा है? मेरी तरफ। समझ गए? अब आप जी जरा सोचिए, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसमें भी देखोगे तो ऐसे पीछे 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 दिखाई देगा ना, ऐसे ही समझ लो। ठीक, तो हमने क्या देखा? इंग्लिश का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है और हिंदी का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? वर्ड ऑर्डर। एक्चुअली में किस वर्ड को कहां पर प्लेस किया जाएगा। इसमें कुछ लिखने लायक है तो लिख लीजिए।